जैसे हम लोग पॉवर्टी देखे थे, तो पॉवर्टी में बहुत कुछ आप लोग सीख चुके हैं। उसी में से एक कॉन्सेप्ट वर्ष 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश हुआ था। वो कॉन्सेप्ट पे हम लोग को चर्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे। तो इसीलिए हमको उस पर चर्चा करना है। और वो कॉन्सेप्ट है कि भाई गरीबी को हटाने के लिए या पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए या पॉवर्टी एलिवेशन के लिए सरकार कई तरह की स्कीमें चलाती है। लगभग अगर देखा जाए तो सरकार, हमको लगता है कि भारत में लगभग 950 प्रकार की स्कीमें चलाती है, 950। कुछ कुछ को मर्ज कर दिया गया है, मर्ज करके और ये कर दिया गया है। लेकिन अगर टोटल स्कीम को देखा जाए तो लगभग 950 स्कीम पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है, चलाती है। अब इतने ज्यादा ये चलाने की वजह से सरकार का जीडीपी का खर्चा अगर देखा जाए तो लगभग 5-5.5% तक पहुंच जाता है स्कीम गरीब पॉवर्टी एलिवेशन को चलाने की वजह से 5.2% तक पहुंच जाता है। यानी गरीबी हटाने के लिए सरकार 100 रुपये में 5 रुपया 20 पैसा खर्च कर देती है सिर्फ इसी पे। तो आने वाले समय में सरकार हो सकता है कोई ऐसा स्कीम लाए जिससे इस तरह के जो जंजाल है आप कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ स्कीम है वो खत्म कर दे और उसके जगह पे ये इंप्लीमेंट करें, और उसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट पे जो पॉवर्टी एलिवेशन से या पॉवर्टी इरेडिकेशन से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, क्यों जानना चाहिए हमको? BASIC यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, क्यों हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसका फायदा क्या है और इसके चुनौती क्या है, चैलेंजेस क्या क्या होगा, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब सोचो, मान लो कि देश की लगभग 21% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करती है, और आप कई तरह के स्कीम चला रहे हैं और चलाने के बावजूद भी गरीबी से लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सरकार थर्ड 5 ईयर प्लान से 5th 5 ईयर प्लान से गरीबी हटाओ कब से शुरू हुआ है, किस कौन से पंचवर्षीय योजना से, याद है आप लोगों को? गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव था या उद्देश्य था? कौन सा? हम ये पढ़ाए हैं, बाकी लोग तो गरीबी उन्मूलन 5वें 5 ईयर प्लान में लाया गया था 74-79 में। कॉपी देख लेना। हाँ, 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ, उस समय से अभी तक से गरीबी हटाने के लिए अब उसके जगह पे ला दिया गया, गरीबी हटाने के जगह पे अब ला दिया गया सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन, यानी कि सामाजिक और आर्थिक समावेशन है वही, लेकिन नाम बदल दिया गया। भाई उतने दिनों से अब हटा रहे हैं तो हो नहीं रहा, हट नहीं रहा, तो नाम बदल दिया जाए, शायद उससे भला हो जाए। तो अब इंक्लूजन ला दिया गया है, लेकिन चल वही रहा है।
तो वर्ष 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि भैया हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं या ये स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये इस कॉन्सेप्ट के पीछे कह सकते हो कि ये काम करता है, 3 प्रिंसिपल या सिद्धांत काम करता है। सबसे पहला जो काम करता है वो है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। इसको लिखते भी चलना। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो है सार्वभौमिकता। क्या है सार्वभौमिकता या यूनिवर्सलिटी? दूसरा है अनकंडीशनलिटी, यानी कि बिना शर्त का, शर्तहीन। अभी इन्हीं चीजों को हमको आगे डिस्क्राइब कर देना है तो आपको यूबीआई समझ में आएगा, शर्तहीन। और तीसरा है संस्थागत, एजेंसीज। ये 3 या एजेंसी, ये 3 इसका प्रिंसिपल है। संस्था इन्हीं 3 प्रिंसिपल पे ये काम करता है। सार्वभौमिकता कहने का मतलब यह है कि हम एक ऐसा विचार या एक ऐसी पद्धति लेकर के आए जिसमें इस धरती पे, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पूरे भारत में जितने भी लोगों के साथ, जितने भी लोग हैं उन सबों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। तो बेसिक इनकम की बात की जा रही है, तो यानी स्वाभाविक सी मतलब यह है कि हम कुछ लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं भारत में, उन लोगों को हम बिना भेद के, बिना किसी तरह का कोई कंडीशन के, सबको एक निश्चित आय दे, एक निश्चित मात्रा में उनको राशि दे, बिना किसी कंडीशन के। वो जॉब में है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है, पार्टिसिपेट करते हैं, टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। सबके पास, सबको हम इतना पैसा दें। जो भी गरीबी लाइन में है उन सबों को, उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अब मान लो बीपीएल से जो बाहर है, जो रिच है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास इनकम है, जो बीपीएल के लाइन से अपर है, उनको देने की जरूरत नहीं है। जो बीपीएल में है सबको देना है, चाहे बूढ़ा है, बुजुर्ग है, विधवा है, युवा है। जिसके पास कोई इनकम नहीं है तो स्वाभाविक है कि वो गरीब है। अब यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल को, कोई अनएम्प्लॉय है तो उसको भी हम एक राशि देते रहेंगे हर महीने। अब अलग अलग जो स्कीम से फायदा पहुंचाते हैं, हेल्थ के लिए अलग, सैनिटेशन के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, हाउसिंग के लिए अलग, स्कॉलरशिप अलग, वो सब के सब हटा करके, आप लोग सुन पा रहे हैं? सुनाई दे रहा है आप लोग को? आज क्या कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बिजली जाता है तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम सबको देंगे और इसमें कोई शर्त नहीं होगा, यानी अनकंडीशनल होगा। और इसके लिए हम, हमारे जो भी एजेंसीज हैं, उन सारे एजेंसीज के माध्यम से हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ये 3 इसका प्रिंसिपल है। अब मान लो कि मेरे पास आबादी है 21% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन का या बीपीएल का। हम अलग अलग स्कीम से इसको प्रॉफिट दे रहे हैं। अलग अलग कई तरह के स्कीम है, लगभग हम 900-950 स्कीम के बारे में बात की। पता चलता है कि जो बेनिफिशियरी है, जो लाभुक है, उसको न तो समय पे मिल पाता है और न तो नियत मात्रा में या निर्धारित मात्रा में मिल पाता है। तो चाह करके भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाता है। कई तरह की समस्या है, तंत्र का, सिस्टम का समस्या है, समय सिस्टम में करप्शन है, लाल फीताशाही है। तो इन सारे चैलेंजेसों से निजात पाने का एक ही उपाय है कि क्यों नहीं हम इन सबों को एक बेसिक इनकम ही प्रोवाइड कर दें और उसी बेसिक इनकम से
जब किसी के पास पैसा आने लगेगा तो स्वाभाविक है कि वो खर्च करके वो गरीबी रेखा से बाहर आ जाएगा। तो उस समय आपका गरीबी का डेफिनेशन भी बदल जाएगा। तब डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि आपके पास इनकम कितना है। अब आप कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर को भूल जाइए, अब यहां पे आ जाएगा कि इनकम आपके पास कितना है। तो पता चला कि सबके पास भाई कम से कम अगर 5,000 या 10,000 रुपया हर महीना दे दिया गया तो पता चला कि सारी की सारी आबादी जो भी गरीबी रेखा से है उसके पास 10,000 रुपया महीना पहुंच जा रहा है। अब वो अपना खर्च करे खाने में पीने में, जिसमें खर्च करना है, पहनने में ओढ़ने में, उसके पास इतना तो पैसा रहेगा ना। जैसे ही ये स्कीम लागू किया जाएगा तो जितने भी गरीब लोग हैं वो सब के सब गरीबी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन गरीबीपन जाएगा इस पे हाँ, न तो हम आश्वस्त हैं न तो सरकार आश्वस्त होगी। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हो सकता है लोग इस पैसे का मिसयूज भी करने लगे। जैसे कोई शराबी है, जो कोई नशेड़ी है, या कोई भी जो इस तरह के काम करता है, जो खाना कम खाना पसंद करता है और नशा ज्यादा करना पसंद करता है, उसको वो पैसा मिलेगा तो हो सकता है वो उसी में कंज्यूम करने लगे, खर्च करने लगे। तो यहाँ पे एक शर्त यही है कि ये स्थिति भी पैदा हो सकता है। लेकिन ये अच्छा, सरकार का एक अच्छा सोच है कि इसके माध्यम से वो चाहेगा तो पूरी आबादी को ही गरीबी से निकाल सकता है। लेकिन गरीबीपन जाएगा कि नहीं जाएगा ये, क्योंकि गरीबीपन एक मानसिकता है, उससे आपको स्वयं निकलना पड़ता है, और लोग उससे निकलेंगे कि नहीं ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सार्वभौमिक आधारभूत आय या बुनियादी आय। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसा संकल्पना है जो वर्ष 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में जारी किया गया। यह संकल्पना, फटाफट लिखते भी चलो, इस सिद्धांत पर आधारित है। यूबीआई इज क्या बोले 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में प्रकाशित हुआ था। इसके अंतर्गत यह सिद्धांत है कि एवरी सिटीजन शुड हैव द राइट टू बेसिक इनकम। हर एक नागरिक को एक निश्चित राशि या एक आधारभूत राशि प्राप्त करने का अधिकार है। हर एक सिटीजन्स को या नागरिक को एवरी सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू बेसिक इनकम। हर एक नागरिक को एक निश्चित या निर्धारित राशि प्राप्त करने का अधिकार है। फॉर कवरिंग देयर नीड्स, ताकि वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके। इसके 3 मूल तत्व हैं या 3 निश्चित आय प्राप्त करने का अधिकार है, ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। यूबीआई इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसके 3 मूल तत्व हैं, या कह सकते हैं UBI is based on 3 hallmarks
यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी या सार्वभौमिकता। दूसरा अनकंडीशनलिटी, शर्तहीनता या बिना शर्त के। और तीसरा एजेंसी। तो ये तीन चीज इसके मूल है, बुनियाद है। इन्हीं तीन चीजों पर वो काम करेगा और सक्सेस होगा। कि एक तो सभी नागरिकों को, सरकार को लगता है कि ये सब लोग गरीब हैं, उन सबको दिया जाएगा बिना कोई शर्त का। वो रोजगार में है, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक इनकम का लेवल होगा कि भाई हमारे देश के हर एक नागरिक के पास कम से कम 10,000 महीना हर एक के पास आता है। अगर ये 10,000 महीना अगर किसी व्यक्ति के पास आएगा तो वो अपने बेसिक नीड को, रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा कर सकता है, हेल्थ को पूरा कर सकता है, एजुकेशन को पूरा कर सकता है। वो बेसिक नीड चाहिए। अगर इतना पैसा मिल जाता है तो वो अपना बेसिक नीड को पूरा कर सकता है। ये दायरा, ये जो रुपए की या राशि का जो ये है, वो कम या बेसी हो सकता है। सरकार के आकलन पर और कैलकुलेशन पर निर्भर करता है कि वो कितना देना चाहती है और उसको लगता है कि कितना में वो उसका बेसिक नीड पूरा हो जाएगा। ठीक है। यह संकल्पना या यह थ्योरी बिना किसी शर्त के हर एक व्यक्ति को लक्षित होगा। एक एक व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि परिवार को नहीं, एक एक व्यक्ति को। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम या यूनिवर्सल बेसिक इनकम बिना किसी शर्त के हर एक व्यक्ति को लक्षित करेगा। अब सबसे पहला इसका फायदा क्या होगा, अब सोचना ये है। अब मान लीजिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम दे दिए, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से फायदा क्या होगा, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कल को अगर गरीबी निवारण पे आंसर लिखना हो तो आप अपना रिकमेंडेशन लास्ट में जब देंगे तो लिख दीजिएगा भैया यूबीआई को भी एक बार ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जैसे ईरान है, कनाडा है, इन सारे देशों में ये स्कीम को एक्सपेरिमेंटल या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। तो क्यों नहीं हम लोग भी यहाँ पे इसको ट्राई करें। कनाडा, ब्राजील और ईरान में ये स्कीम चल रहा है, तो आप अपने आंसर राइटिंग में इस बात की चर्चा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इससे क्या क्या फायदा होगा, या आप कह सकते हैं कि इसके लिए क्या तर्क दिया जाता है। तो सबसे पहला जो तर्क दिया जाता है कि इसका फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा कि फ्रीडम ऑन चॉइस, लोगों को अपने पसंद से खर्च करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला फायदा ये, नंबर 1, इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम से क्या होगा। अगर हम हर किसी को 10-10 हजार रुपया हम निर्धारित कर दिए, मेरा 21% आबादी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब हर एक महीना हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार आए, 10,000, 50,000 दे देगा। हाँ, तो रोटी, कपड़ा और मकान तो ऐसे भी तो परजीवी बनकर सरकार स्कीम पे दे ही रही है। सरकार तो 5.5% अपना जीडीपी का खर्चा तो कर ही रही है। हाँ, तो सरकार ऐसा नहीं है कि 10,000 देगी। आपको पहले भी बता चुके हैं कि सरकार अनुमान कर लेगी कि इतना देंगे तो उनको बुनियादी जरूरत पूरा हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अब मान लो कि आज हाँ, वेरी गुड, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जितने वैरायटी ऑफ लेबर के लिए अलग, किसान के लिए अलग, छात्र के लिए अलग, वृद्ध के लिए अलग, महिला के लिए अलग,
छात्राओं के लिए अलग, ये जो अलग अलग टाइप का वैरायटी ऑफ स्कीम जो हम चला रहे हैं वो सब खत्म कर देंगे और हम सिर्फ एक ही देंगे, वो एक निर्धारित राशि। भाई सब हर एक किसी के पास 10,000 रुपया महीना आएगा। अब उस 10,000 से आपको जो करना है, अब अगर किसी बच्चे को, या मान लो कि 8 साल की लड़की है या 8 साल का लड़का है, अगर उसके पास हर महीना 10,000 रुपया आता है या जितना भी निर्धारित कर दिया जाता है, मान लो एज के भी कैटेगरी बांट दिया जाता है कि इतनी एज से इतना तक, अगर 0 से 5 तक है तो उसको हम 5,000 रुपया देंगे महीना, अगर 5 से 15 तक है तो उसको 10,000 या 8,000 देंगे महीना, और उससे ऊपर है तो उसको हम 15,000 या 12,000 रुपया महीना देंगे। अगर कैटेगरी में भी बांट दिया गया तो खर्च के अनुसार, तो सरकार बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर के और रियलाइबल मोड में काम कर सकती है, बजट भी कम हो जाएगा वेरिएशन करके, कि जैसे ही ये इस एज ग्रुप को पार करेगा तो इतना मिलने लगेगा, इस एज ग्रुप को पार करेगा तो इतना। अब वो सरकार आकलन कर लेगी, कैलकुलेशन कर लेगी कि क्या क्या बेसिक नीड इस समय है। अब मान लीजिए 60-65 साल की आयु का बेसिक नीड है, तो उसका बेसिक नीड भाई दवा दारू में ज्यादा खर्च होगा उसका। और बच्चा है जो 5 साल से लेकर के 25 साल का है, तो उसका एजुकेशन में ज्यादा खर्च होगा। तो वो टारगेट करके, कैलकुलेशन करके सरकार अपना एक औसत या एवरेज प्रोपोर्शन निकाल सकती है कि हम इतना देंगे, और उस आधार पे वो दे सकती है। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा, वो अपने पैसे को जैसे मन करे वैसे खर्च करें। कम से कम सरकार पे तो ये बोझ नहीं आएगा कि आप, हम गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और जो अभी तक से जो पॉलिटिक्स किया जाता है, डर्टी पॉलिटिक्स, उससे भी जनता को निजात मिल जाएगा और जनता विकास के नाम पर वोट देने लगेगी। क्योंकि अब गरीब 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 करते करते 74 से हम लोग आज यहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन गरीबी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए सरकार का ये सोच थोड़ा सा ये रिस्की है, क्योंकि अभी भी किसी भी कंट्री में, चाहे कनाडा हो, चाहे ईरान हो या ब्राजील हो, कहीं भी अभी इसको पूरी तरह से लागू इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अभी भी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। जैसे टारगेटेड पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को दे करके रीड किया जा रहा है कि क्या फायदा हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। जब इसका आउटकम पॉजिटिव आ जाएगा, जब इसके फायदे सकारात्मक मिलने लगेंगे, तो सरकार इसका इंप्लीमेंट करेगी। तो सबसे पहला फायदा होगा, आपको पता चल गया, फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने की स्वतंत्रता, अपने खर्च को चुनने की स्वतंत्रता। दूसरा, इससे दूसरा फायदा है, इससे जो टेक्निकल अपग्रेडेशन या तकनीकी उन्नतीकरण या बदलाव से जो बेरोजगारी आता है समाज में, उस बेरोजगारी के दौरान जो संकट पैदा होता है वो भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा फायदा, इट मे बी सॉल्यूशन टू टेक्नोलॉजिकल इंड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज। जब किसी देश में कोई टेक्निकल बदलाव या उन्नतीकरण होता है तो उससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब कंप्यूटर, हाँ क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन टू टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। जब किसी देश में तकनीकी बदलाव से जो बेरोजगारी पैदा होता है, उसका भी यह समाधान हो जाएगा। तीसरा, जो सब भारत जैसे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इट मे बी रिड्यूस इन इक्वालिटी, ये असमानता को भी खत्म करेगा। कैसे असमानता को खत्म करेगा? तो सबके पास एक आय का एक मिनिमम आय हो जाएगा, हर एक किसी के पास। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी को 2 जून की रोटी भी नहीं मिल रही है और कोई अपने कुत्ते को बर्गर और पिज्जा और पता नहीं क्या क्या खिला रहा है।
कम से कम बेसिक नीड तो हर किसी का फुलफिल हो जाएगा। जैसे अमेरिका जैसे जो डेवलप कंट्री हैं, आप देखेंगे कि वहां के लोग थोड़ा सा इनोवेटिव होते हैं, रिस्क लेने वाले लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको रोटी कपड़ा और मकान का नहीं सोचना है, वो सरकार फ्री में देती है। और भारत में इतनी बड़ी आबादी है कि भारत चाह करके भी नहीं दे सकता है जो चीज वो देता है। अगर छोटा आबादी रहता, आपके यहां के एक जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ो, एक एक ब्लॉक में जितना पॉपुलेशन है उतने बड़े बड़े कंट्री हैं। और आपके डिस्ट्रिक्ट और एक स्टेट, आपके यहाँ के जो स्टेट हैं उसकी तरह कई देश हैं, और कई देश तो आपके डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा आबादी वाला देश है। तो भारत विश्व का दूसरे बड़ी आबादी वाला देश में वो जो बुनियादी सुविधाओं को, रोटी कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य सुविधाओं को फ्री में देने वाला कॉन्सेप्ट है सभी लोगों को, वो यहां पे थोड़ा सा इसका कारण देखो एक ही है। इसका कारण एक तो ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव है। हाँ, तो इसका कारण है, इसका सबसे पहला कारण है ज्योग्राफिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर इसके पीछे काम करता है। ज्योग्राफिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, भौगोलिक और पर्यावरणीय कारण सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है अशिक्षा। तीसरा कारण है यहाँ का जो ट्रेडिशन है, परंपरा। तीसरा कारण। चौथा कारण है अनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भावना है हर एक चीज में। अब हमने कहा ज्योग्राफिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर सबसे पहला काम करता है भारत में पॉपुलेशन के। क्यों करता है? तो आप इसको समझ सकते हो कि भारत की जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, यहाँ पे वो हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज कर देता है लोगों में, और इसके प्रति हमेशा उनकी आकांक्षा बने रहती है। अब जैसे जैसे हाई लेटीट्यूड पे जाओगे, जहां पे टेम्परेचर लो होता चला जाएगा, वहां पे GTH, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, थोड़ा सा कम निकलता है। अब इससे क्या होता है कि शरीर शांत रहता है, मन शांत रहता है, इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन यहां पे उल्टा है। आपको पता है कि टेम्परेचर सब कुछ, किसी भी परिस्थिति का विकास में या चेंज करने में वहां का तापमान बहुत मायने रखता है। आपका धान का फसल कितना बेहतर होगा टेम्परेचर पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है, बाद में मिट्टी पर निर्भर करता है। ये 3-4 कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो जरूरी है। आपके यहाँ नारियल का खेती होगा कि नहीं होगा, वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा, वहां की क्लाइमेट वहां का डिसाइड करेगा, वहां का पानी डिसाइड करेगा, तब वहां का मिट्टी डिसाइड करेगा। उसी तरह से यहां भी इंसान भी तो फर्टाइल की तरह है, वो भी फर्टिलिटी करता है। तो उसके लिए भी वही सेम चीज चाहिए, क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशन, और भारत का ये फेवर में है। दूसरा, भारत के यहाँ का एक परंपरा है या रिवाज है कि कुछ करो चाहे नहीं करो, शादी समय पे कर लो, क्योंकि आपका कल्चर यही है। क्यों कल्चर ऐसा है? तो मोनार्कियल में, इसको आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखोगे तो मोनार्कियल में संख्या बल, यानी कि परिवार की सुरक्षा संख्या पर निर्भर करता था कि आप सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। आपकी संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर है। इससे सोशल सिक्योरिटी भी मिलता है, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी भी उससे मिलता था। जितना ज्यादा हाथ उतना ज्यादा कमाने वाले लोग। चौथा, और उससे भी पहले की अगर बात किया जाए तो एक और अनसिक्योरिटी था। इकोनॉमिकल अनसिक्योरिटी के साथ साथ हेल्थ का भी सिक्योरिटी नहीं था, स्वास्थ्य की भी सुरक्षा नहीं थी। लोगों के पास चिकित्सा सुविधा नहीं थी। तो होता क्या था कि बच्चे अगर 1 पैदा करें, 2 पैदा करें, तो हो सकता है कि बीमारी से 2 बच्चे मर जाएं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो सकता है? क्लानलेस या वंश ही खत्म हो जाए। तो इसीलिए लोग ज्यादा पैदा करते थे। लेकिन जो, और फिर आगे अगर हम लोग पढ़ें, जब मिडिवल पीरियड में देखें तो मिडाइवल पीरियड में भारत में अशिक्षा, इलिटरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोग उसको जो परंपरा से चले आ रहा था उस पर अब लॉजिकल माइंड से या तर्क के आधार पर उसको नहीं देखते, बल्कि जो परंपरा चले आ रहा उसी को आगे रिवाज में लेते चले गए। लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो ये सब कुछ को रिप्लेस कर दिया गया। इन्वायरमेंट आज भी है,
आज भी क्लाइमेट वही है, लेकिन लोगों को कृत्रिम तरीके से नियंत्रित कर दिया गया है। शिक्षा दे दिया गया है, और भी मेडिसिनल सपोर्ट दे दिया गया है, स्वास्थ्य की सुरक्षा दे दी गई है, लोगों में जागरूकता अवेयरनेस फैला दिया गया है। तो लोग धीरे धीरे अपने आप सेल्फ कंट्रोल से हुआ है, ये सब के सब सेल्फ कंट्रोल से है। जो नेचुरल क्लाइमेट या नेचुरल सर्कमस्टेंसेस है वो तो आज भी बना हुआ है। तो भारत के लोगों के जज्बात को सलाम कीजिए कि इन्होंने अपना सेल्फ कंट्रोल किया है, तब ऐसा हुआ है। नहीं तो यूरोप अमेरिका में जाकर के देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके बहुत ज्यादा संतानें हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनके कई संतानें हैं। तो लेकिन उनको जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह भी आपके यहाँ जो इनबैलेंस दिखता है जो पॉपुलेशन का, कि भारत में इतनी पॉपुलेशन क्यों है, तो भारत में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बने रहने का कारण यह है कि यूरोप और अमेरिका जैसे कई देश वर्ल्ड वार में विश्व युद्ध में अपनी बहुत बड़ी जनसंख्या को खो चुकी थी, अपनी बहुत बड़ी आबादी को खो चुके थे। 2 विश्व युद्ध हुआ, उन दोनों विश्व युद्ध में उन्होंने यूरोप विशेष करके बहुत बड़ी आबादी अपना खो दिया। तो ये सारे फैक्टर हैं आपकी जनसंख्या या पॉपुलेशन इनबैलेंस का, या पॉपुलेशन सरप्लस होने का, अधिशेष होने का। अगर सोचो, कल्पना करो कि अगर वही दशा यहां पे होता है, वही सिचुएशन वहां वाला यहां भी होता तो यहां भी हो जाता। यहां भी लोग बहुत मरते थे, पॉपुलेशन बहुत बढ़ता था और वॉर में मारा जाता था, या बीमारी से मर जाता था, महामारी फैल जाता था, लोग मर भी जाते थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चा पैदा करते थे। लेकिन 1921 में, जिसको हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन डिवाइडिंग लाइन है, वो वर्ष 1921 में क्या हुआ कि 1921 के बाद से जनसंख्या तो तेजी से बढ़ा ही बढ़ा, वो जनसंख्या सस्टेन भी करने लगा, रहने भी लगा, बचे भी रहने लगा, क्योंकि मेडिसिनल या आप कह सकते हैं कि चिकित्सीय सुविधा, हाँ, चिकित्सीय सुविधा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। आजादी के बाद तो और ज्यादा चिकित्सा सुविधा बढ़ गया, तो इस वजह से वो थोड़ा सा जनसंख्या आपका बना रह गया, कंट्रोल में नहीं आया। ठीक है, तो वो समझ में आ गया। क्या बात कर रहे थे हम लोग, कहां पे थे? हाँ, हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट इसका और क्या फायदा होगा, इससे अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की मांग में भी वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं का मांग में वृद्धि होगा, इससे इकोनॉमी अच्छा होगा। इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड, नेक्स्ट हाँ, इसका तात्पर्य है इससे उपभोक्ताओं के मांग में, उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि होगी और इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हर किसी के पास पैसा आएगा तो सब कोई अपने बेसिक नीड का मांग करेगा। हर कोई चाहेगा कि कपड़ा मिले, हर कोई चाहेगा कि जो उसको जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो ले, तो उसके लिए वो खरीदी करेगा। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसका निर्माण किया जाएगा। निर्माण करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, या आप कह सकते हैं कि हाउस होल्ड लेवल पे हो या कोई इंडस्ट्री लेवल पे हो, उसका उत्पादन करना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा, अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। तो एक मान लो हर कोई चाह रहा है कि भाई हर किसी को 10,000 रुपया खर्च करना है हर महीना, उसको चाहिए ही चाहिए कि हर महीना 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, इतना सब्जी, इतना तेल, इतना ये सब कुछ उसको हर महीना चाहिए, क्योंकि उसके पास 10,000 रुपया महीना आ रहा है।
तो स्वाभाविक है कि वो सब कुछ मांग करेगा। जब ये सब मांग करेगा तो ये सब का प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा ना। मार्केट में जितना ज्यादा डिमांड होगा इकोनॉमी उतना ज्यादा बूस्ट करेगी। जितना ज्यादा डिमांड होगा मार्केट में मनी का रोटेशन उतना ही ज्यादा होगा। मनी का रोटेशन जितना ज्यादा होगा इकोनॉमी उतना ज्यादा हेल्दी वेल्दी होगा। इकोनॉमी में तीन चीज हमेशा होना चाहिए। अगर किसी भी इकोनॉमी को देखना कि हेल्दी वेल्दी है कि नहीं, तो सबसे पहले ये देखो कि उस इकोनॉमी में मनी का ट्रांजेक्शन रोटेशन होता है कि नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि मनी कहीं जा करके ब्लॉक हो जा रहा है। अगर किसी इकोनॉमी में मनी ब्लॉक हो जा रहा है तो समझ लो इकोनॉमी में कभी भी गर्क में जा सकता है। ये क्या करेगा कि 10,000 रुपया मान लो हर किसी के पास है तो हर महीना 8,000 भी खर्च करेगा तो 8,000 रुपया हर महीना एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरा हाथ जाएगा। तो कैसे जाएगा? डिमांड करेगा। डिमांड कर अगर हो रहा है तो उसका फुलफिल कैसे किया जाएगा? उत्पादन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो उत्पादन हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी सेक्टर हो। सर्विस भी मांग होगा। अगर यह है तो सर्विस भी पैदा किया जाएगा, सर्विस को वितरित किया जाएगा, घर तक पहुंचाया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा, लोहा बनाया जाएगा, जो भी सीमेंट तैयार किया जाएगा, खाने का सामान तैयार किया जाएगा, मनोरंजन करने का सामान तैयार किया जाएगा। यानी कि सब के सब सर्कुलेट होने लगेगा, सब में जान आ जाएगा। इसीलिए इससे इकोनॉमिक जनरेशन होता है। अभी क्या होता है कि मान लो कि हमारा 100 बेनिफिशियरी है, लाभुक है। सरकार क्या करती है भाई? इसकी विविध स्कीम से इनको देती है, खर्च वो खूब करती है, अपने कागज पे, अपने विथ ऑन डॉक्यूमेंट वो खूब खर्च करती है। लेकिन होता क्या है, न तो इनको समय पे मिलता है, न तो निश्चित मात्रा में मिलता है, न तो उनकी आवश्यकता या प्रायोरिटी के अनुसार उनको मिलता है। मान लो एक गरीब आदमी है, उसको इस साल राशन नहीं चाहिए क्योंकि इस महीना राशन नहीं चाहिए क्योंकि उसका पिछले महीना का राशन बचा हुआ, उसको पैसा चाहिए ताकि वो कहीं जा सके या कहीं कुछ भी कर सके। अब राशन लेकर के वो क्या करेगा? पहले वाला ही राशन उसका बचा हुआ है। सरकार तो खर्च कर दी है, राशन दे दी है, सरकार को जितना खर्च करना था उतना कर दिया, वो अपना कोटा पूरा कर ली। लेकिन इसको राशन नहीं चाहिए इस महीना क्योंकि उसने पिछले महीना त्योहार था तो 9 दिन दशहरा में उपवास रख लिया तो 9-10 दिन का इसे बच गया और कुछ दिन बाहर किसी के पास खा लिया तो बच गया। उसको राशन इस महीने कम चाहिए, पैसा चाहिए क्योंकि दशहरा आ रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च है पूजा में, ये में, वो में, किसी भी चीज में। तो ये चीज हट जाएगा और कंज्यूमर को वो चीज मिलेगा जो उसको चाहिए। और गुड गवर्नेंस वही होता है। गुड गवर्नेंस का मतलब है सर्विस प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। सेवाओं को दीजिए मांग के आधार पर, वही गुड गवर्नेंस है। ये नहीं है कि स्कीम बना दिए दिल्ली में बैठ करके कि इस बार हर एक राज्य में हमको इतना स्कूल खोलना है। अब जहां स्कूल है उसके बगल में भी है, वो स्कूल खोल करके आंकड़ा बना दिया गया, डाटा तैयार कर दिया गया। पता है कि उस एरिया में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अब बजट आया है, स्कीम बन गया है, तो जो नाली बना हुआ उसको भी तोड़ करके फिर से नाली बना दी, बजट खर्च हो गया। इससे फायदा किसी को नहीं हुआ। फायदा जो कमाने वाला था उसको फायदा हो गया, बिचौलिए को। बस तो वही दिक्कत है। तो ये सब चीज आपको दूर करेगा। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा, सोशल जस्टिस। इट मे प्रोमोट सोशल जस्टिस बाय empowering the poor to make their own economic decision and choice। इससे सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि वो अपने आर्थिक निर्णय स्वयं ले पाएंगे। इससे सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। वो अपने चॉइस पर अपने आर्थिक निर्णय ले पाएंगे कि कहां पे उनको खर्च करना है, कहां पे उनको इन्वेस्ट करना है, पैसा बचा करके रखना है या नहीं रखना है। तो उनका इंपावरिंग होगा।
अब स्कीम से हम कोई भी चीज दे ही दिए उसको और उसको जरूरत ही नहीं है तो सड़िए न जाएगा। आपके यहाँ 4 पंखा है, पंखा का काम एक ही है, बाकी सब पंखा खड़ा रखे रखे क्या होगा, खराब ही ना हो जाएगा। अगर लेकिन आपको जरूरत है एसी का, आपने पैसा इकट्ठा करके रखा है, भैया हमारे पास यूबीआई आ रहा है हर महीना 10,000, हर महीना हम 5,000 बचाएंगे और 12 महीने के बाद हम एक एसी खरीद लेंगे। हम पंखा नहीं चला सकते हैं क्योंकि हमारा क्लास डिस्टर्ब होता है, घर 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 का आवाज आता है, तो हम एसी लगा लेंगे। अब पंखा वितरित कर दिया गया सबको, अब मेरे पास ऑलरेडी पंखा है, पिछले बार का भी पंखा है, मेरा पहले अपना भी पंखा था और एक और पंखा सरकार की तरफ से मिल गया, तो हम क्या करेंगे? हम तो कभी स्टैंडर्ड मेरा सुधरा नहीं, हम तो पंखे में थे, पंखे में रह जाएंगे, अब पंखे में मर जाएंगे, एसी में रहने का हमारा तमन्ना कभी पूरा ही नहीं होगा। तो इससे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिल रहा है। सामाजिक न्याय का या न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय शब्द का अर्थ क्या हो, जस्टिस का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? जस्टिस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है, न्याय एक ऐसा शब्द है जो पूरे सिस्टम को, पूरे व्यवस्था को, पूरे संकल्पना को, पूरे सिद्धांत को स्थापित करता है। धर्म क्या है? न्याय है, उसका केंद्र बिंदु न्याय है। तो न्याय तभी होगा, सोशल जस्टिस तभी होगा जब सबके पास फ्रीडम होगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा। जब फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको मिल गया तो समझ लो सब कुछ मिल गया। हमको नहीं पढ़ना है, मेरे पास चॉइस है, हमको नहीं पढ़ना है, हमको बिजनेस करना है, हमको व्यापार करना है या हमको कुछ भी नहीं करना है, मेरा चॉइस, हम उसी में खुश हैं। इससे बड़ा इंपावरमेंट और क्या हो सकता है? तो ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। कैसे करता है? तो लोगों को अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने का मौका मिलेगा, अपने आर्थिक हित से जुड़े हुए निर्णय स्वयं ले सकते हैं, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। कल हम लोग आगे करेंगे, आज इस